एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाराजा खारवेल। खारवेल कलिंग के जो शासक हुए हैं खारवेल, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो कलिंग शासक खारवेल के बारे में आज हम जानेंगे। तो चेदी वंश के संस्थापक महामेघवाहन नाम के एक व्यक्ति थे। इस वंश को इसलिए महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है, इसलिए इस वंश का नाम भी महामेघवाहन ही पड़ा, क्योंकि इसके संस्थापक महामेघवाहन हुए। और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है वो हुआ है खारवेल। खारवेल इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। खारवेल जो है प्राचीन भारतीय इतिहासों में एक महान सम्राटों में से एक माना जाता है और उड़ीसा प्रांत के एक जिला है पुरी जिला, भुवनेश्वर का पुरी जिला, उसमें 3 मील की दूरी पर स्थित एक उदयगिरी पहाड़ी है। वहाँ से हमें इनका एक बिना तिथि मतलब कोई भी डेट हमें प्राप्त नहीं है, इस पर हाथी गुफा अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक और राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण हमें प्राप्त होता है। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि क्रम से, सीक्वेंस से वो विवरण हमें इससे प्राप्त होता है। तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के जो खारवेल राजा थे, चेदी वंश के राजा थे, उनके राज्यकाल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। उसी के आधार पर हम खारवेल के शासक चेदी वंश के शासक खारवेल के व्यक्तित्व और उसके कर्तव्य, जो कृत्य थे, जो उन्होंने कार्य किए थे, उनका विवरण हम प्रस्तुत करते हैं। तो जो कलिंग था वो क्या था? कलिंग जो है मौर्य सम्राट अशोक ने जब युद्ध किया था, एक भीषण युद्ध कलिंग के साथ, तो उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, उसे विजय करके। तो लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जब अशोक के बाद उसके जो निर्बल उत्तराधिकारी होते हैं वो कलिंग पर अपना अधिकार नहीं रख पाते। तो उसकी मृत्यु के बाद में जो कलिंग का राज्य है वो दोबारा से स्वतंत्र हो जाता है और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग जो है भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य बन जाता है। और उसके बाद वहाँ पर चेदी वंश के महामेघवाहन कुल को हम शासन करता हुआ पाते हैं और इस वंश को यह महामेघवाहन या चेदी वंश कहते हैं। चेदी जो है भारत की एक बहुत ही प्राचीन जाति थी। कैसी जाति? बहुत ही पुरानी जाति, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो चेदी महाजनपद था वो बहुत ही ज़्यादा विद्यमान था। उसमें क्या हुआ कि आधुनिक बुंदेलखंड और उसके जो समीपवर्ती जो सीमा पे, तो जैसा कि उसमें सम्मिलित थे, तो चेतीय जो जातक थी, उनकी जो राजधानी थी चेदियों की, तो उसकी राजधानी जो थी सोथीवती बताई गई है, सोथीवती थी। और महाभारत में इसी सुक्तिमती या सोथीमती को शक्तिमती कहा गया है। तो इसी चेदी वंश की एक शाखा जो है कलिंग गई और वहीं उसने एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर दी, जो कि कलिंग का चेदी राजवंश कहलाया। और उसके एक महान शासक हुए हैं महाराजा खारवेल, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम देखें तो इनकी जो पृष्ठभूमि है, जो जीवन है, कि खारवेल के बारे में उपलब्ध अधिकांश जानकारी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, जो मतलब बिल्कुल टूटा फूटा बेकार हो गया है। हाथी गुफा जो शिलालेख है, जो वर्तमान में ओडिशा में उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं में पाए गए एक छोटे शिलालेखों से हमें इसकी जो जानकारी है वो मिलती है। हाथी गुफा शिलालेख में उनके 38वें वर्ष तक खारवेल का जीवन दर्ज है, जिसमें उनके शासनकाल के 13 वर्ष भी शामिल है। शिलालेख जो है बुरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। इसकी 17 पंक्तियों में से केवल 4 ही पूरी तरह से हमें सुपाठ्य है। सुपाठ्य मतलब हम उसको पढ़ सकते हैं। यह कई व्याख्याओं के लिए खुला हुआ है और इसने विभिन्न विद्वानों द्वारा अटकलों को जन्म दिया है। इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? तो हाथी गुफा शिलालेख के अनुसार खारवेल ने अपने 15 साल खेल और मनोरंजन पर बिताए। उन्हें औपचारिक रूप से 16 साल की उम्र में उत्तराधिकारी राजकुमार या युवराज जो है नियुक्त कर दिया गया था, जब इनकी आयु 16 ईयर्स की थी, और वे 9 साल तक उस पद पर रहे। खारवेल ने उस समय के दौरान सीखने की कई शाखाओं में महारत हासिल की। जो भी उन्हें सीखने के लिए भेजा जाता था वो सीख लेते थे, जिसमें शाही पत्राचार, मुद्रा, वित्त, नागरिक और धार्मिक कानून शामिल थे। ये सभी शिक्षाएं उन्हें प्राप्त हुई। उनका शासनकाल, खारवेल को 24 साल की उम्र में कलिंग के राजा का ताज पहनाया गया था और माना जाता है कि खारवेल का साम्राज्य
उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही विघटित हो गया, मतलब पतन की ओर अग्रसर हो गया जैसे उनकी मृत्यु हुई उसके बाद में। उनके केवल 2 उत्तराधिकारी वक्रदेव उर्फ, मतलब क्या बोलते हैं, वक्रदेव का नाम कुदेपसिरी या वाकडेपा, और दूसरे थे वदुखा ने शिलालेख छोड़े हैं। इनके जो 2 उत्तराधिकारी, इनके कुछ शिलालेख भी मिले हैं। भगवान लाल के अनुसार वक्रदेव संभवतः खारवाल के पुत्र या उत्तराधिकारी थे। वक्रदेव का शिलालेख हमें उदयगिरी में पाया गया। उनके पास खारवेल के समान उपाख्यान है, और जो कलिंगधिपति, कलिंग के भगवान जिन्हें कहा जाता है, और महामेघवाहन जो उनके वाहक के रूप में एक हाथी जिसे बोलते हैं, वदुका वक्रदेव के पुत्र जो है हमें प्रतीत होते हैं। तो राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहा? खारवेल के शिलालेख उन्हें चक्रवर्ती सार्वभौमिक सम्राट कहते हैं। हालांकि उनकी उपलब्धियों को उनके शिलालेखों में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। जो उनके शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं तो उनकी उपलब्धियां हमें बढ़ा चढ़ाकर मिली है। वे कलिंग के सबसे मजबूत शासकों में से एक थे। जो खारवेल थे वो कलिंग के जो चेदी वंश था उसके महान शासकों में से एक थे। खारवेल के राज्य में निश्चित रूप से ओडिशा के वर्तमान पुरी, कटक जिले शामिल थे। इसमें वर्तमान विशाखापट्टनम, गंजम जिले के कुछ हिस्से भी शामिल थे, हो सकते हैं। डाइटमार, रौदरमुंड और हरमन कुल्के के अनुसार खारवेल के साम्राज्य में पूर्वी और मध्य भारत के बड़े हिस्से भी शामिल थे, ऐसा कहा जाता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। पहले इनके धर्म। हाथी गुम्फा शिलालेख अरिहंत और सिद्धों को सलामी के रूपांतरित से शुरू होता है। यह जैन पंच नमस्कार मंत्र के समान है, जिसमें अरिहंत और सिद्धतों के अलावा 3 और संस्थाओं का आह्वान किया जाता है। शिलालेख में उल्लेख है कि खारवेल ने अग्रजीना की एक मूर्ति को कलिंग वापस लाए थे, और कई इतिहासकार अग्रजीना की पहचान जो है जैन जो तीर्थंकर है ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के ऋषभदेव, उनकी मूर्ति को वो वापस लाए थे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि खारवेल जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वह जैन अभिलेखों में नहीं आते हैं। उनका नाम हमें उनके जैन अभिलेखों में नहीं मिलता। शिलालेखों में कहा गया है कि वह सभी धर्मों के भक्त थे। जो उनके शिलालेख हमें प्राप्त हुए उनमें ये कहा गया है कि वे सभी धर्मों को मानने वाले थे। सवापासन पूजकों और विभिन्न देवताओं को समर्पित मंदिरों की मरम्मत भी उन्होंने कराई, और यह जानना भी हमें मुश्किल है कि खारवेल किस हद तक एक धर्मनिष्ठ जैन थे। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल का सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख है, जो उसके शासन की घटनाओं का उसके बारे में हमें जानकारी देता है। देख लेते हैं पिक्चर। हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। यह शिलालेख 17 लाइनों से मिलकर गहरी कटौती में छिन्न किया गया है। ब्राह्मी प्रथम शताब्दी के स्क्रिप्ट पहाड़ी हाथी गुम्फा नामक एक प्राकृतिक गुफा के लटकती भों पर उदयगिरी के दक्षिण हिस्से में है। यह सीधे रोक जो चट्टान होती है शिलालेखों की ओर का सामना करना पड़ता है। अशोक पर धौली के बारे में 6 मील की दूरी पर स्थित है। जो अशोक का धौली जोगढ़ का जो अभिलेख है, इसे 1820 में ए स्टर्लिंग द्वारा पश्चिम दुनिया में पेश किया गया था, जिन्होंने एशियाटिक रिसर्च साथ ही साथ अपनी पुस्तक एन अकाउंट जियोग्राफिकल स्टेटिस्टिकल एंड हिस्टोरिकल ऑफ उड़ीसा या कटक में इसकी एक प्रति जो है प्रकाशित की थी। जेम्स प्रिंसप जिन्होंने शिलालेख की व्याख्या की थी, जहां उन्होंने गलती से इस शिलालेख को एरा नाम के एक राजा को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन 1871 के अंत में एच लोके द्वारा शिलालेख का एक प्लास्टर कास्ट तैयार किया गया था, जिसे अब भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में संरक्षित किया गया है। वहां पर उसको सुरक्षित रखा गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस शिलालेख को 1877 में कोपर्स इंस्क्रिप्शन इंडिकारम वॉल्यूम में प्रकाशित किया। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमने कलिंग के शासक जो चेदी वंश के शासक थे खारवेल के बारे में, उनके हाथी गुम्फा अभिलेख जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे, थैंक यू।